हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिक्चुरेशन एंड मिक्चुरेशन कैसी प्रोसेस है। इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और इस टॉपिक को लेकर हमें बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं इस लेक्चर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत सिंपल वे में आपको डिफाइन करने वाला हूं। आपको केवल इतना करना है कि इस लेक्चर को बिना स्किप किए आखिरी तक देखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मिक्चुरेशन आखिर है क्या। अगर मैं सिंपल वे में डिफाइन करूं तो मिक्चुरेशन हमारी बॉडी में एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी के बाहर यूरिन को रिलीज करते हैं। यानी कि मैं सिंपल वे में कहूं तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द यूरिन। बॉडी के बाहर यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस ही क्या है? मिक्चुरेशन। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। तो मिक्चुरेशन के मतलब हो सकते हैं एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन या प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी के बाहर यूरिन को निष्कासित करते हैं। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हमारी एक किडनी में अप्रॉक्सीमेट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और हमारे पास 1 पेयर ऑफ किडनीज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो 1 पेयर ऑफ किडनीज हैं उसमें टोटल 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी किडनी में जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो यूरिन हमारी किडनी से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम ह्यूमंस में यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैलेनुमा संरचना है। और हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। और ये सब हम पहले से जानते हैं कि स्मूथ मसल्स एक इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, यानी कि हम अपने यूरिनरी ब्लैडर को अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। फिर से रिवाइज करता हूं, हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है और स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी मसल्स हैं जिनको आप अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी इच्छा से अपने यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्टेड या रिलैक्स नहीं कर सकते। यूरिनरी ब्लैडर को बनाने वाली जो स्मूथ मसल्स हैं उनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और इन मसल्स को हम डेट्रूसर मसल्स भी कह सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, इसको आपको नोट कर लेना है। पहली चीज, यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैलेनुमा संरचना है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है और यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स को डेट्रूसर मसल्स भी कहा जाता है। इनमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट होगा, इनवॉलेंटरी एक्शन होगा, यानी कि आप अपने ब्लैडर को अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो अगर ये सोच ले कि आज तो से अपने यूरिनरी ब्लैडर को बहुत ताकत लगा के कॉन्ट्रैक्टेड करना है अपनी इच्छा से, तो वो ऐसा कर पाए, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको बताना चाहता हूं कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर एक ट्यूब में ओपन होता है और उस ट्यूब को आप क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। और यूरेथ्रा जहां पर इमर्ज होता है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से जहां पर इमर्ज होता है वहां पर आपको 2 वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको हम स्पिंक्टर कहते हैं। तो यूरेथ्रा पर 2 स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। स्पिंक्टर क्या है? आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर वॉल्व है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि यूरिन जो है वो ब्लैडर से यूरेथ्रा में पास नहीं हो पाएगी। और जब ये स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं तो जो ट्यूब है वो ओपन हो जाती है और बहुत इजीली जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में क्या हो सकती है? पास हो सकती है। तो स्पिंक्टर जो है वो वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर वॉल्व है। इनके कॉन्ट्रैक्टेड होने पर ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि यूरिन यूरेथ्रा में ना जा सके, और इनके रिलैक्स होने पर ट्यूब ओपन हो जाती है और यूरिन जो है वो ब्लैडर से यूरेथ्रा में पास हो सकती है। अब देखिए, हमारे यूरेथ्रा पर 2 स्पिंक्टर आपको देखने को मिलेंगे। एक स्पिंक्टर जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, एक स्पिंक्टर जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम इंटरनल स्पिंक्टर कहेंगे और ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिए, यूरेथ्रा पर 2 स्पिंक्टर हैं। एक स्पिंक्टर इंटरनल स्पिंक्टर है जो अंदर साइड वाला है, ब्लैक वाला ये, और ये स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। यानी कि इस स्पिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड करना या रिलैक्स्ड करना आपके विल पावर में नहीं है। आप अपनी इच्छा से इस स्पिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते।
लेकिन जो दूसरा स्पिंक्टर है जिसको मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, इसको हम एक्सटर्नल स्पिंक्टर कह सकते हैं और ये स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेटेड मसल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना आपकी इच्छा पर है, आपके कंट्रोल में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स जो हैं वो वॉलेंटरी मसल्स हैं और आप अपनी इच्छा से इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि दो स्पिंक्टर में से एक स्पिंक्टर जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है, इंटरनल स्पिंक्टर, और दूसरा स्पिंक्टर है यानी कि एक्सटर्नल स्पिंक्टर वो स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ है। और यही एक कारण है जो आपको एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि या यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस इनवॉलेंटरी है या वॉलेंटरी है। तो आपको मैं आगे लेक्चर में ये आंसर देने वाला हूं कि आप जब यूरिन को रिलीज करते हैं तो ये प्रोसेस इनवॉलेंटरी भी है और वॉलेंटरी भी है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और यही हमारा सबसे बड़ा डाउट होता है जब हम मिक्सचुरेशन प्रोसेस को पढ़ते हैं। आप अपने यूरिनरी ब्लैडर को अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्टेड नहीं कर सकते, आप अपने इंटरनल स्पिंक्टर को अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्टेड नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि आप अपने एक्सटर्नल स्पिंक्टर को अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्टेड कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है ये आपको इस लेक्चर के एंड में समझ में आने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचुरेशन की प्रोसेस को। बहुत केयरफुली आपको समझना है। हम सभी जानते हैं कि हमारी वन पेयर ऑफ किडनीज में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नेफ्रॉन्स में या किडनीज में हमारी यूरिन का फॉर्मेशन होता है और जब हम यूरिन का फॉर्मेशन अपनी किडनीज में कर लेते हैं तो ये यूरिन यूरेटर की हेल्प से, देखिए किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, फिर यूरिन कहां जाएगी, यूरेटर की हेल्प से आपके यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस किडनी में भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा और इस यूरिन का यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो इस तरीके से आपकी दोनों किडनीज में जो यूरिन का फॉर्मेशन चल रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन जब हो चुका होगा तो यूरिन जो है वो यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में भरना स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे यूरिन की वॉल्यूम जो है वो ब्लैडर के अंदर बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे यूरिन फिल्ड होती जाएगी यूरिन की वॉल्यूम जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम सभी जानते हैं कि जब किसी थैले के अंदर आप सामान को भरते जाएंगे तो इससे क्या होगा, थैला जो है वो फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, थैला जो है वो स्ट्रेच करने लगेगा, उसमें खिंचाव उत्पन्न होने लगेगा। सिमिलरली जब यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड होती जाएगी, यूरिन की वॉल्यूम लगातार बढ़ती जाएगी, इससे आपके यूरिनरी ब्लैडर पर एक खिंचाव उत्पन्न होगा, एक स्ट्रेच फॉर्म होगी, या कहूं तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्वेल होने लगेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच होने की वजह से क्या होने वाला है, तो आप यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर, यह है वॉल ऑफ ब्लैडर, इस पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने इन रिसेप्टर्स को बना दिया है। ये जो रिसेप्टर्स आपको दिख रहे हैं ये यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर प्रेजेंट होते हैं और इनको हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। इन रिसेप्टर्स का नाम आपको याद रखना है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन की वॉल्यूम बढ़ती जाती है, ब्लैडर स्ट्रेच करने लगता है, जिससे स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो स्ट्रेच करने की वजह से ब्लैडर की वॉल के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे और स्ट्रेच रिसेप्टर्स जैसे ही एक्टिवेटेड होते हैं यहां पर कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स के एक्टिवेटेड होने पर सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं और उसको सेंड आउट कर देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हुए जिससे सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव किया और इनको सेंड आउट कर दिया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जिसको मैंने S.C. लिख दिया है। तो CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंस इंफॉर्मेशंस को जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया जाएगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये इंफॉर्मेशंस स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड को सेंड की जाती है। यूरिन
रिलीज करने से रिलेटेड सेंसरी इंफॉर्मेशंस को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहां पर भेजते हैं? स्पाइनल कॉर्ड पर। यह आपको याद रखना है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड पर यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन इंफॉर्मेशंस को रिसीव करेगा तो वो इन इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करेगा। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम ही क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशंस को रिसीव कर लेना, फिर उसको एनालाइज करना, एनालाइज करके उन इंफॉर्मेशंस के अगेंस्ट मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से कमांड को भेजना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशंस को रिसीव करके क्या एनालाइज करेगा? ये एनालाइज करेगा कि ये इंफॉर्मेशंस तो इसीलिए आई हैं क्योंकि हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, स्वेल हो रहा है। अब स्वेल क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरिन की वॉल्यूम लगातार ब्लैडर के अंदर बढ़ती जा रही है, और इसका मतलब यह होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये डिसीजन लेगा कि यूरिन को तुरंत बॉडी के बाहर रिलीज करना जरूरी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंफॉर्मेशंस को रिसीव किया, एनालाइज किया, और अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो डिफरेंट सिग्नल्स को डिफरेंट मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सेंड आउट करेगा। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अब दो डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो भेजे जाएंगे। पहला सिग्नल देख लेते हैं हम क्या होगा। सबसे पहले हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कुछ कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स को सेंड आउट करेगा यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स पर, यानी कि डेट्रूसर मसल्स पर। तो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आप देख सकते हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स जो हैं वो कहां पर सेंड आउट कर दिए गए? स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इससे क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्नल जो सेंड किया जाएगा साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर, इसी टाइम पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अदर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू रिलैक्सेशन सिग्नल्स को भी सेंड आउट करेगा, और ये रिलैक्सेशन सिग्नल्स को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कहां पर भेजा जाएगा? इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स पर। यानी कि आप समझ जाइए, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स रिसीव कर रही हैं यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स, इन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो अंदर यूरिन की वॉल्यूम है उस पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, यूरिन पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, यूरिन का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा सिग्नल जो सीएनएस ने सेंड आउट किया है रिलैक्सेशन सिग्नल इंटरनल स्फिंक्टर पर, इससे इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। यानी कि इस स्फिंक्टर की वजह से जो यूरेथ्रा को ब्लॉक कर लिया गया था अब वो रिलैक्स हो जाएगा, ताकि यूरिन जो है वो यूरेथ्रा में जा सके। यहां तक की बात आप सबसे पहले समझ लीजिए। तो ये दोनों सिग्नल्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेम टाइम पर सेंड आउट कर रहा है। एक कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स को मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से कहां पर सेंड कर रहा है? ब्लैडर की स्मूथ मसल्स पर, डेट्रूसर मसल्स पर, और दूसरा सिग्नल मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से जो सेंड आउट कर रहा है वो रिलैक्सेशन सिग्नल्स हैं, और कहां पर इसको भेजा जा रहा है? इंटरनल स्फिंक्टर पर। एक ही टाइम पर सेम टाइम पर यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड होगा और उसी टाइम पर इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होगा, जिससे कि यूरिन जो है उसमें प्रेशर बिल्डअप होगा, और प्रेशर के साथ यूरिन जो है वो यूरेथ्रा में एंटर करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है। ऐसा नहीं होगा कि न्यूरल कंट्रोल की वजह से, यानी कि ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्टेड होने पर और इंटरनल स्फिंक्टर के रिलैक्स होने पर यूरिन जो है वो आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो ही जाएगी। ऐसा अभी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पर एक स्फिंक्टर और भी है जिसको आपने कहा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और इसको रिलैक्स करना जरूरी है। जब तक ये रिलैक्स नहीं होगा तब तक इजीली यूरिन जो है वो ब्लैडर से यूरेथ्रा में से होती हुई आपकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी। तो अभी तक जो आपने न्यूरल कंट्रोल देखा है, यूरिन को रिलीज करने की जो न्यूरल कंट्रोल मैकेनिज्म आपने अभी तक स्टडी की, इसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो देखिए, जब आपकी बॉडी में मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स ऑपरेट होगा तो आप क्या फील करने लगेंगे? जैसे ही मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आपकी बॉडी में ऑपरेट होगा, आपको यह फील होने लगेगा कि आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है, यूरिन पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यूरिन जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलना चाहती है। यानी कि आपको, अगर मैं कहूं तो ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको बहुत जोर से सूसू आ रही है, बहुत जोर से आपको यूरिन जो है
वो रिलीज करने की जरूरत है। आपको तुरंत जरूरत है कि आप वॉशरूम में जाएं और यूरिन को अपनी बॉडी के बाहर रिलीज करें। लेकिन आप अपनी इच्छा से चाहें तो यूरिन को कुछ समय तक, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक रोक सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जैसे ही ऑपरेट हुआ, आपको फील होना स्टार्ट हो गया कि आपको बहुत तेजी से प्रेशर बन रहा है, आपको यूरिन को रिलीज करने की जरूरत है, आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे और आप अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड कर कर ही रखेंगे तब तक जब तक कि आप वॉशरूम तक नहीं पहुंच जाते। आप जैसे ही वॉशरूम में पहुंचेंगे, आप पहुंचने के बाद अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, क्योंकि ये वॉलेंटरी मसल्स हैं इसलिए इसको आप रिलैक्स कर लेंगे अपनी इच्छा से, और जैसे ही आप अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेंगे, आपकी यूरिन जो है वो यूरेथ्रा में से इजीली पास होती हुई बाहर, यानी कि आपकी बॉडी के बाहर रिलीज्ड हो जाएगी। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि कई बार ऐसा होता है जब आप किसी बस में जर्नी कर रहे होते हैं या कहीं कहीं ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आप यूरिन को एक्सक्रीट नहीं कर सकते, पर आपको बहुत जोर से उस समय यूरिन आ रही होती है। तो जनरली हम जब फील करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूरिन आ रही है, बहुत तेज़ी से प्रेशर हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, तब एक्चुअली में आपकी बॉडी में क्या ऑपरेट हो चुका होता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, यानी कि आपका यूरिनरी ब्लैडर उस समय कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा होता है, यूरिन का प्रेशर आपकी ब्लैडर के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है और इंटरनल स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो चुका होता है ताकि यूरिन जो है वो बॉडी के यूरेथ्रा में से होते हुए बाहर पास हो सके। लेकिन उस समय पर आप अपने वॉलेंटरी कंट्रोल का यूज करते हैं, यानी कि आप अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड करके रखते हैं जानबूझकर, ताकत लगाकर, ताकि यूरिन धोखे से भी बाहर रिलीज ना हो जाए। और ऐसा आप तब तक करते हैं जब तक आपको वो सही गंतव्य नहीं मिल जाता, वो सही जगह नहीं मिल जाती जहां पर आपको यूरिन को एक्सक्रीट करना है। एक चीज और आप याद रखिए कि आप अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्टेड करके यूरिन को बाहर निकलने से रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन तक। क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअसली आपके ब्लैडर पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, यूरिन की वॉल्यूम अंदर ज्यादा से ज्यादा आती जाएगी और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड होता जाएगा, तो उस कंडीशन में आप अपनी इच्छा से चाहकर भी फिर यूरिन को रोक नहीं पाएंगे और उस कंडीशन में आपकी यूरिन आपकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी। कई बार अनकॉन्शियस केसेस में ऐसा पेशेंट्स के साथ होता है जब वो अपनी बॉडी में 100% कॉन्शियसनेस नहीं रखता और उस कंडीशन में एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड करके वो नहीं रख पाता और यूरिन जो है वो रिलीज हो जाती है पेशेंट की बॉडी से या बच्चों की बॉडी से, ऐसा आपने देखा होगा। पर जैसे जैसे हमारा विल पावर बढ़ता जाता है, हम अपनी बॉडी में अपने कंट्रोल को संभालते जाते हैं, आप उस कंडीशन में अपने यूरिन को एक पर्टिकुलर टाइम तक रोक कर रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ओके, तो यहां तक की प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जैसे ही आपकी बॉडी के बाहर यूरिन रिलीज हो जाएगी तो आप जानते हैं कि आपके ब्लैडर के अंदर यूरिन का प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे यूरिन का प्रेशर ब्लैडर के अंदर कम हो जाएगा, आपका ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच होना बंद हो जाएगा, यानी कि वो स्ट्रेच नहीं होगा और उसके स्ट्रेच ना होने की वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो फिर से इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल देना बंद कर देंगे और उस कंडीशन में आप अपनी बॉडी में रिलैक्स हो जाएंगे। पर जैसे जैसे यूरिन की वॉल्यूम फिर बढ़ती जाएगी, फिर से आपका ब्लैडर स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी सिग्नल्स को सीएनएस तक भेजेंगे, सीएनएस के थ्रू मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स को और रिलैक्सेशन सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली आपकी स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और इंटरनल स्फिंक्टर पर सेंड आउट किया जाएगा रिस्पेक्टिवली और फिर से आपकी बॉडी में आप यूरिन को रिलीज कर पाएंगे। ये प्रोसेस साइक्लिक है, आपकी बॉडी में चलती रहती है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस इनवॉलेंटरी भी है और वॉलेंटरी भी है, यानी कि आपकी इच्छा पर भी डिपेंड करता है और आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं भी करता है। ये दोनों ही टाइप से डिफाइन की जा सकती है क्योंकि आपके यूरेथ्रा पर इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल से मिलकर बना हुआ है। अब मैं मिक्चुरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहली चीज आपको याद रखना है कि किसी भी हेल्दी ह्यूमन में अगर मैं बात करूं तो वो अप्रॉक्सीमेट एक दिन में 1 से 1.5 लीटर जो है वो यूरिन
एक्सक्रीट करता है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल एक दिन में अगर वो हेल्दी है तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन वो रिलीज करेगा। लेकिन आप याद रखिए ये एवरेज वैल्यू है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी को कंज्यूम करते हैं तो आपकी यूरिन की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप बहुत कम वाटर को कंज्यूम करते हैं तो यूरिन की जो वॉल्यूम है वो कम भी हो सकती है। लेकिन एक एवरेज वॉल्यूम जो आप अपनी बॉडी के बाहर यूरिन की रिलीज करते हैं पर डे, वो कितनी होती है? 1 से 1.5 लीटर। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि यूरिन का जो कलर होता है, किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में यूरिन का कलर लाइट येलोइश कलर का होगा। आपको याद रखना है कि यूरिन का पीएच जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में यूरिन का पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। और एसिडिक क्यों होता है ये आपको याद रखना है। हम सभी जानते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन के समय पर फिल्ट्रेट में सिलेक्टिव सीक्रेशन किया जाता है H+ आयंस का, हाइड्रोजन आयंस का हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्टिव सीक्रेशन करते हैं। H+ आयंस को हम अपने फिल्ट्रेट में इसलिए भी सीक्रेट करते हैं ताकि हम अपने ब्लड या बॉडी फ्लूइड का आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस बनाकर रख सकें। तो अल्टीमेटली हम अपने ब्लड से एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को फिल्ट्रेट में डाल देते हैं, और फिल्ट्रेट से ये यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं। तो यूरिन में H+ आयंस की प्रेजेंस होने की वजह से ही यूरिन का जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। आपको याद रखना है कि हम एक दिन में अप्रोक्सीमेट अपनी यूरिन के थ्रू 25 to 30 ग्राम्स यूरिया को एक्सक्रीटेट करते हैं, यानी कि हमारी यूरिन के फॉर्म में या यूरिन में हम अप्रोक्सीमेट 25 से 30 ग्राम यूरिया को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीटेट करते हैं। और यूरिया जो है वो हमारी बॉडी का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हम सभी जानते हैं। एंड आपकी बॉडी की वेरियस कंडीशंस के अफेक्टेड होने पर आपकी यूरिन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, वो चेंज हो सकती है, वो अफेक्टेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपकी बॉडी में अगर कोई यूटीआई हो चुका है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या यूरिनरी ट्रैक में हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है कि आपकी यूरिन में कुछ अमाउंट रेड ब्लड सेल्स का भी प्रेजेंट हो और पस सेल्स का हायर अमाउंट प्रेजेंट हो। तो यूरिन की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो वेरियस कंडीशन में अफेक्टेड हो सकती है। अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या आप अपने डाइट में ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स लेते हैं, या ज़्यादा अमाउंट में कोई ऐसी कह सकते हैं न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स को अपनी बॉडी में लेते हैं जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है पर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनका सीक्रेशन भी यूरिन के फॉर्म में हो सकता है। इसलिए यूरिन की जो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ होती है वो वेरियस कंडीशंस में अफेक्टेड हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। हमने देखा है कि जब भी हमारी तबीयत खराब होती है, हम बीमार पड़ते हैं, तो हमारे बॉडी में डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट भी कराते हैं और कई बार यूरिन टेस्ट भी कराते हैं। तो यूरिन एक ऐसा कह सकते हैं हमारी बॉडी में माध्यम है जिसके एनालिसिस से हम अपनी बॉडी में वेरियस टाइप की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये मालूम करना है कि कहीं आपकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो आप उस कंडीशन में यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, और उस यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को देखकर डॉक्टर ये बिल्कुल एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक डिसीज है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट प्रेजेंट है, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि फिल्ट्रेट में जितना भी ग्लूकोज होता है 100% ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है फ्रॉम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू 100% ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बिल्कुल भी ग्लूकोज आपके फिल्ट्रेट में नहीं बचेगा और आगे किसी भी रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट से ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी यूरिन में अगर ग्लूकोज की प्रेजेंस मिल रही है, जिस कंडीशन को आप ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर आपको आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस मिल रही है जिस कंडीशन को हम कीटोन्यूरिया कहते हैं, तो ये दोनों कंडीशन इंडिकेट करती हैं डायबिटीज मेलिटस को, जो कि एक जेनेटिक डिसीज भी हो सकती है या ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली यूरिन टेस्ट को एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक डिसीज है या नहीं। फॉर एग्जांपल, डायबिटीज मेलिटस को मालूम करने के लिए हम ब्लड ग्लूकोज का लेवल तो चेक कर ही सकते हैं, लेकिन यूरिन में अगर आपको शुगर का अमाउंट मिल रहा है, कीटोन बॉडीज का अमाउंट मिल रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा डायबिटीज मेलिटस को। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक यूरिन से रिलेटेड डिसीज हम स्टडी करते हैं, दैट इज द एल्काप्टोन्यूरिया, जो कि एक जेनेटिक डिसीज है। और एल्काप्टोन्यूरिया में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी यूरिन में होमोजेनेटिसिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। तो एल्काप्टोन्यूरिया अगर आपको बीमारी होगी तो आपकी यूरिन में एक कंपाउंड मिलेगा
जिसका नाम होगा होमोजेनेटिसिक एसिड। और इसकी प्रेजेंस होने की वजह से जब आप यूरिन को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करेंगे तो यूरिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगी, यूरिन का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि होमोजेनेटिसिक एसिड की प्रेजेंस यूरिन में होने की वजह से होमोजेनेटिसिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। दैट इज द रीजन कि अल्कैप्टोन्यूरिया को हम ब्लैक यूरिन डिसीज भी कहते हैं। ऐसी बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, डिसीज हैं जो आप एनालाइज कर सकते हैं यूरिन में वेरियस टाइप के कंपोनेंट्स की प्रेजेंस के बेसिस पर, यूरिन टेस्ट के बेसिस पर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।